परिंदों से रोशन आसमां होगा, खुशियों से महका ये जहां होगा। कोशिश हम सभी की यही है, जहां सभी सुख चैन से रहे वहीं पर आशियां होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम पर्यावरण दर्शन में। और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी ही दोस्त प्रज्ञा। दोस्तों, पर्यावरण दर्शन के हर एपिसोड में हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने के बारे में और पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी में खाद्य सुदृढ़ीकरण की, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन की। क्या है ये फूड फोर्टिफिकेशन, क्यों ये जरूरी है और अगर खाद्य संतुलन बिगड़ जाता है तो ये पर्यावरण पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में है। वो हमारे पर्यावरण मित्र भी हैं और फूड फोर्टिफिकेशन एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अश्विन एमबी जी का। अश्विन, आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण दर्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मंच पर आप आए हैं, यकीनन बहुत सी आपसे बातें करेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, फूड फोर्टिफिकेशन है क्या? हाँ, तो फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है उसमें बेसिकली जो स्टेपल फूड होते हैं उसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं जिससे वो और ज़्यादा पौष्टिक बन सके जी। तो जो हमारे जो स्टेपल फूड हैं वो जो जिसमें प्राइमरली फोर्टिफिकेशन होता है वो है गेहूँ, चावल, दूध, तेल और फिर नमक। तो इन पांचों में कोई विटामिन्स या मिनरल्स डालते हैं जिससे वो और पौष्टिक बन सके और आपके जो भी बैलेंस डाइट का एक पार्ट बन सके जी। अश्विन, हम बात कर रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन की। फूड फोर्टिफिकेशन यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम एक टर्म इतने दिनों में, पिछले कुछ दिनों में सुनने में आती है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। क्या जलवायु परिवर्तन का पोषण पर या फूड फोर्टिफिकेशन पर कुछ इफेक्ट होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये जानना चाहेंगे। तो जो क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन, तो उससे सबसे पहला चीज़ हम फसल के हिसाब से अगर देखें तो जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसका जो यील्ड है वो कम होने जा रहा है। और अगर यील्ड कम होता है तो इससे जो असर पड़ता है, किसानों जो हैं ज़्यादा फिर हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स ही ज़्यादा वो हार्वेस्ट करेंगे। तो हाई यील्ड वैरायटीज़ मोस्टली जो है वो या फिर गेहूँ या फिर चावल है। तो हमारा जो डाइट है वो एकदम से ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा टू मोर स्टेपल क्रॉप्स के डाइट में। वो हो गया पहला चीज़ कि कैसे चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज से हमारे एक्सेस टू न्यूट्रिशन, एक्सेस टू स्टेपल फूड जी। दूसरा चीज़ है कि अगर CO2 एमिशन ज़्यादा होते हैं तो उससे, अभी एक्सपर्ट्स का मानना है जैसे CO2 के एमिशंस बढ़ रहे हैं तो 2050 तक इतने ज़्यादा हो जाएगा कि हमारे जो जैसे राइस और वीट में जितना आयरन जो होता है वो 5% कम हो जाएगा जी। तो दो चीज़ें हो रही हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डबल वैमी। अच्छा। इसका मतलब है कि एक है कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है टू स्टेपल फूड, स्टेपल क्रॉप्स जैसे राइस और वीट, प्लस जो वो खा रहे उसका पोषण भी कम होते जा रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से जो पौष्टिक जो एक्सेस टू डाइट होगा वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा और उसी लिए फोर्टिफिकेशन एक साधन बन जाता है जिससे हम उसको टैकल कर सकते हैं जी। अश्विन जी, कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो एक मेरे दिमाग में बार बार में बात आती है कि जो खाने की चीज़ें होती हैं, जो ईटेबल्स होते हैं, जो हम खाते हैं, कैसे पता चले कि ये फोर्टिफाइड है, ये फोर्टिफाइड नहीं है? हाँ, तो वो पहचान जो है काफ़ी आसान है। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने उनके जो गेजेटेड नोटिफिकेशन है उस 2018 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोला है कि अगर कोई भी चीज़ फोर्टिफाई होगा तो उन्होंने बताया है कि कौन सा जो भी स्टेपल फूड है वो किससे फोर्टिफाई कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए +F का लोगो उसके पैकेजिंग में होता है। तो वो मैंडेट है कि जो भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं उनको +F लोगो उस पैकेजिंग में डालना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई स्टोर में जाएंगे और अगर वहाँ पे +F करके लिखा हुआ रहेगा, वो नीले कलर, ब्लू कलर में लिखा हुआ रहता है, अगर वो लिखा है तो वो हम जान सकते हैं वो फोर्टिफाइड है।
जी, कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है फोर्टिफिकेशन हमारी निजी ज़िंदगी में, जो रूटीन लाइफ चल रही है उसमें कितना ज़रूरी है फोर्टिफाइड खाना या फोर्टिफाइड फूड? तो आइडियली जो है इंसान को अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सही पोषण में, सही मात्राओं में होनी चाहिए जी। चैलेंज क्या होता है आजकल के हमारे जो फूड हैबिट्स हैं उसमें हमारा सारे फल, सारे सब्जियां और सारे मिलेट्स या फिर राइस, वो सारा सही पोषण में हम खा नहीं पाते हैं। तो उससे हमारे जैसे कहते हैं ना इम्बैलेंस हो जाता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन से एक ये मिलता है कि जैसे अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें जनरली कोई ज़्यादा आयरन कुछ होता नहीं है, बहुत कम होता है। अगर आप फोर्टिफाई करेंगे उसको तो वही सेम रोटी अभी उसमें आयरन रिच हो जाएगा, और आयरन रिच है तो आपकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ऐसे डिफरेंट फूड में वो अगर फोर्टिफाइड खाएंगे तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकता है जो अधिकतर मिलना मुश्किल हो जाता है हमारे ईटिंग स्टाइल के हिसाब से। जी, ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो अभी फोर्टिफाइड करने की प्रोसेस में हैं? लाइक आपने अभी राइस का बताया, वीट का बताया, इसके अलावा और कौन कौन से फूड्स हैं? हाँ, तो बेसिकली 5 मेन स्टेपल फूड्स हैं जिसको फोर्टिफाई करते हैं। तो राइस, वीट और राइस, वीट और फिर जो सॉल्ट है, इनको जनरली हम क्या कहते हैं आयरन से फोर्टिफाई करते हैं, विटामिन B9 या विटामिन B12, ये 3 चीज़ों से हम फोर्टिफाई करते हैं। और मिल्क एंड ऑयल, दूध और तेल को फोर्टिफाई करते हैं विटामिन A और विटामिन D के साथ। अश्विन जी, ऐसा कहते हैं कि आटा भी केवल सिंपल आटा स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ और भी कंटेंट्स मिलाने पड़ते हैं, मल्टी ग्रेन्स मिलाने पड़ते हैं, तब वो खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो और कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं, ऐसे ग्रेन्स हैं जो आटे में मिलाकर खाने से वो और भी ज़्यादा फोर्टिफाइड हो जाते हैं? तो मैं एक डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि जो फोर्टिफिकेशन होता है और जो मल्टीग्रेन होता है वो दोनों डिफरेंट चीज़ों पे काम करते हैं। जो अगर आप मल्टीग्रेन की बात करेंगे तो वो मल्टीग्रेन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आटा के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको मिक्स किया होगा या डिफरेंट टाइप्स, वो फोर्टिफिकेशन नहीं कहलाता है। वो जो है हेल्दियर इन टाइम्स ऑफ, क्योंकि डाइटरी फाइबर ज़्यादा होगा उसमें, तो वो एक अलग काम करता है। फोर्टिफिकेशन का एक सिंपल सा मकसद है कि आप उसको और ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच स्पेसिफिकली जैसे आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। जी, फोर्टिफिकेशन हमारे लिए एक पोषण की तरह काम करता है मानव शरीर के लिए। क्या इससे कुपोषण से होने वाली समस्याओं से इससे निजात पा सकते हैं फोर्टिफाइड फूड को खाकर? हाँ, तो कुपोषण का सबसे 3 मोटे मोटे तरीके हैं जिससे हम कुपोषण के साथ लड़ सकते हैं। तो पहला है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, जैसा कि आपको बैलेंस डाइट, सारे चीज़ें सही सही मात्रा में, सब्जियां, फल और फिर राइस, वीट, सारी चीज़ें आप सही सही मात्राओं में खाएंगे तो आपको डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन से आपको बैलेंस डाइट रहेगा। दूसरा आइडिया है कि अगर आपको कोई डेफिशिएंसी हो, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, आयरन की डेफिशिएंसी हो, तो फिर आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, क्योंकि इतना लो हो गया है कि अभी नॉर्मल खाने से शायद वो बढ़ नहीं सकता है उस स्पीड पे। और तीसरा चीज़ है फूड फोर्टिफिकेशन, जिससे आप लंबे समय तक आप खा सकते हैं कोई चीज़ और उससे भी आपको मिनरल्स एंड विटामिन मिल सकता है। तो जो पहला है सप्लीमेंटेशन, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंटेशन चाहिए होगा आपको। आइडियल वर्ल्ड जो है वो होगा जब आप क्या कहते हैं पूरा बैलेंस्ड डाइट खाएं, बट उसके बीच का जो रास्ता है वो एक फूड फोर्टिफिकेशन है जी। क्योंकि अभी जो आप खा रहे हैं फूड, रोटी की जगह फोर्टिफाइड रोटी खा रहे हैं, आपका कोई एटीट्यूड कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो रोटी वैसा ही रहता है, कलर जी चेंज होता है, टेस्ट नहीं चेंज होता है, जैसे दिखता है टेक्सचर कुछ नहीं चेंज होता है। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करे बिना ही आप आराम से खा सकते हैं जी। अश्विन, कुछ जो फूड होते हैं वो तो नेचुरली फोर्टिफाइड होते हैं, लेकिन कुछ आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड होते हैं। तो जो आर्टिफिशियली फोर्टिफाइड होते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं? क्योंकि उनके पीछे एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो उसका क्या मतलब हम मान सकते हैं? ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे मैं आटा के बारे में एग्जांपल दे सकता हूँ कि
जो नेचुरली फोर्टिफाइड करके कोई ऐसा टर्म नहीं रहता है। जो होता है वो अभी अगर आटे में इंट्रिंसिक आयरन बोलते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा आयरन पहले से ही रहता है, लेकिन वो हमारे शरीर में जितना हमें आयरन चाहिए उतना नहीं होता है, तो उसीलिए हम फोर्टिफाई करते हैं उसको, तो और पौष्टिक बनाते हैं। वो सेपरेटली एक प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा सा पाउडर इतने टन आटा में डाला जाता है जिससे वो फोर्टिफाई हो सके। अभी अगर उसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स अगर बताएं तो ये जो है फूड, फोर्टिफाइड फूड जो है अक्रॉस 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अभी मैंडेटेड है, और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल दिखा है। और ये नहीं है कि पुअर कंट्रीज़ या फिर रिच, सारे कंट्रीज़ में जैसे यूएस और यूके में सारे बहुत से फूड होते हैं जो फोर्टिफाइड होता है। मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ जैसे नेपाल, वियतनाम, फिलीपींस जैसे श्रीलंका, सारी कंट्रीज़ में भी मैंडेटेड है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तब है फॉर सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, लेट्स से थैलेसीमिया जिसको होता है या फिर सिकल सेल डिजीज़ है, तो उनके लिए इट इज़ रिकमेंडेड दैट वो एक बार एडवाइस लें पास के डॉक्टर से बिफोर दे कंज्यूम फोर्टिफाइड आटा। बट फॉर नॉर्मल लोगों के लिए FSSAI ने से स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि आप जितना खाएंगे उससे आपको ओवर कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, और वो जो है आपके डाइटरी अलाउंस जितना आपको चाहिए हर दिन के लिए उससे कम ही रखा है। तो आप ज़्यादा भी खाएंगे रोटियां, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आयरन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उन्होंने स्टैंडर्ड्स 30 to 40% ही रखा है जितना हमें हर दिन चाहिए होता है। जी जी। एक टर्म पिछले कुछ दिनों में सुनने में आता है, यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन। अश्विन, ये जानना चाहूँगी मैं, क्या है यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन? यूनिवर्सल फोर्टिफिकेशन इज बेसिकली मैंडेट बाय लॉट्स ऑफ और कंट्रीज। जो कंट्रीज मैंडेट लगाते हैं कि हम सारी जो भी चीज़ें जो हम लाभार्थियों को दे रहे हैं वो फोर्टिफाई होके दिया जाए। तो जैसे कि मैंने कहा 80 से ज़्यादा कंट्रीज में ये फोर्टिफिकेशन एक मैंडेट की तरह बन चुका है, जहाँ पे अलग अलग जगहों पे ये फोर्टिफाइड यूनिवर्सली दिया जाता है। जी। हम जैसे घर का जो खाना खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस खाने में सारे पोषक तत्व मौजूद हों जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें ऐड ऑन भी करने पड़ते हैं। तो घर के खाने की अगर हम बात करते हैं तो घर के खाने में ऐसे क्या क्या चीज़ें ऐड करें कि हमारे शरीर के लिए अच्छी हों, हमें बीमारियों से दूर रखें? ठीक है। तो ये एक और चीज़ है कि जो फोर्टिफिकेशन जो टर्म है वो जनरली वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे ही होता है। हम घर पे जो हम करते हैं वो हम कुछ बेनिफिशियल या कुछ भी चीज़ें होंगी वो आप डाल सकते हैं, बट उसको हम फोर्टिफिकेशन नहीं कहते हैं। फोर्टिफिकेशन के लिए प्रोसेस के लिए, जैसे आटा में आपको अगर फोर्टिफाई करना है तो आपको 0.2 ग्राम ऑफ वो प्रीमिक्स डालना पड़ता है वो 1 kg आटा के लिए। घर पे जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है 0.2 को मेजर करके डालना, तो वो राइट अमाउंट में डालने के लिए वो इंडस्ट्रियल लेवल पे ही होता है। तो आइडियली जब आप पैकेज्ड फूड खरीदते हैं तो वहाँ पे उन्होंने उतना ही डाला होता है कि इंश्योर करो कि वो विद इन वो स्टैंडर्ड्स रहे और फिर आयरन बहुत ज़्यादा ना डाला हो उसमें। अगर हम ह्यूमन इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो ह्यूमन इकोलॉजी पर फूड फोर्टिफिकेशन का क्या इफेक्ट होता है? तो ह्यूमन इकोलॉजी में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हिडन हंगर जैसे बोलते हैं। जी जी। जिसका मतलब है कि हमारे बॉडी में जितना हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उतना नहीं है हमारे पास। तो अभी जो हमारी जो डाइटरी प्रेफरेंसेस में अगर शाकाहारी या फिर या प्लांट बेस्ड डाइट में विटामिन B12 और आयरन की कमी रहती है। तो फूड फोर्टिफिकेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स फॉर ह्यूमन इकोलॉजी में है कि वो जो लैंड का यूसेज है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए लैंड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बट फूड फोर्टिफिकेशन में आप वही चीज़ें काफ़ी जो मिनरल्स एंड विटामिन्स आप प्लांट बेस्ड में ही दे रहे हो, तो लैंड यूसेज एकदम से कम हो जाता है और एमिशन ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली तो आप लैंड यूसेज कम कर रहे हैं और इनडायरेक्टली कार्बन एमिशंस भी कम हो रहा है उससे। अश्विन, एक बात मैं यहाँ जानना चाहूँगी, जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करती है रेदर देन घर का फूड। फास्ट फूड खाकर
पेट भर जाता है, टेस्ट भी डेवलप हो जाता है, लेकिन वो हमें भी पता है कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो क्या कुछ ऐसे फूड्स भी हो सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हों, या कुछ हम घर में उस तरह का बना सके जिसमें हम पोषक तत्वों को ऐड कर सके, तो वो क्या हो सकते हैं? हाँ, तो अभी जैसे मैदा फोर्टिफिकेशन की भी बात आती है, जो अगर बाहर जनरली जो मिलता है वो मैदा से जो भी बना होता है वो फोर्टिफाई करेंगे तो उसमें से भी थोड़ा आपको आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड मिल सकता है। लेकिन बेसिकली अगर एक समय अगर दिन में एक बार अगर हम बाहर से खाएं, तो घर में अगर फोर्टिफाइड आटा अगर यूज़ करें या फोर्टिफाइड राइस यूज़ करें या फोर्टिफाइड मिल्क, सॉल्ट यूज़ करें, तो घर में वो आप ऑटोमेटिकली पौष्टिक खाना एटलीस्ट उस वहाँ से तो आ ही सकता है। तो घर में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स अगर घर में खरीदेंगे तो नेचुरली जो भी आप खा रहे हो वही ऑटोमेटिकली आपको थोड़े विटामिन और मिनरल्स मिल जाएगा जो वैसे नहीं मिल पाएगा। जी अश्विन, अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो मेरे हिसाब से घर का खाना ज़रा कम ही प्रीफर करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें फास्ट फूड खाना है या हमें बाहर का खाना खाना है। तो ऐसे में अगर बच्चों को हम न्यूट्रिशियस फूड हम देना चाहें तो किस तरह का खाना हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है बच्चों की और छोटे बच्चों के लिए ऐसे इस टाइप के खाना अच्छा भी नहीं होता है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? तो इसके लिए तो हमें ऐसा खाना इंटरेस्टिंग नए रेसिपीज़ यूट्यूब पे शायद देखने पड़ेंगे जिससे हम उनको और न्यूट्रिशियस फूड दे सकें। लेकिन जो हमें ये पुश करना चाहिए कि कैसे हम मैंडेट्स लेके आएँ फोर्टिफाइड मैदा या फिर फोर्टिफाइड आटा या फिर फोर्टिफाइड राइस, ताकि बाहर भी जब मिल रहा हो वो भी हमें फोर्टिफाइड ही मिले, ताकि थोड़े बहुत विटामिन्स और मिनरल्स तो वहाँ से हम मिल सकता है। जी अश्विन, अगर रूरल एरियाज़ की हम बात करें, गाँवों की हम बात करें, तो वहाँ थोड़ी जागरूकता की भी कमी होती है। तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं उनके खाने में पोषक तत्वों की मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती होगी। उस वजह से उनमें बीमारियों के स्तर ज़्यादा होता है शहरी लोगों से। किस तरह से उनके खाने में पोषण तत्वों को ऐड किया जाए, या किस तरह का खाना ग्रामीण परिवेश के लोगों को खाने के लिए कहा जाए जिससे उनके शरीर में भी पोषक तत्व रहें और वो भी बीमारियों से बचे रहें? जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कहते हैं, तो इसमें अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो हम उसको कैसे टैकल करें। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें आता है कि लोगों को नया चीज़ कुछ ट्राई करना उनको पसंद नहीं है। अगर अलग से टैबलेट दे दिया कि ये टैबलेट लीजिए, इससे आपके आयरन लेवल्स बढ़ेंगे, टेकअप रेट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, फिर तीसरे दिन वो स्मेल पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर लेना बंद कर दिया। तो ये वाले चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए तो काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट सिविल सप्लाईज, जो फोर्टिफाइड राइस या वीट प्रोवाइड करते हैं टू बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशरीज को। तो उसमें बेनिफिट ये है कि कोई चेंज नहीं है आपके एटीट्यूड में। आपको जो आटा मिल रहा है, पहले भी आटा मिल रहा था, अब भी आटा ही मिल रहा है, और फिर वही हम और वो जो है उसमें वही आटा जो पहले अनफोर्टिफाइड था अभी फोर्टिफाइड है, तो उसी में आपको आयरन भी मिल रहा है, उसी में विटामिन B12 और विटामिन B9 सब कुछ मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही ईजी वे, विदाउट चेंजिंग एनी बिहेवियर चेंज करे बिना ही कोई पौष्टिक खाना वो खा सकते हैं। जी यहाँ पर मैं एक बात जानना चाहूँगी कि जो अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे बच्चा हुआ या हमारे एज ग्रुप के लोग हुए या 70-80 के उम्र के बुजुर्ग हुए, उनके लिए खाने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि बच्चे को अलग नीड होती है, हमारे एज ग्रुप जवानों को अलग नीड होती है और बुजुर्ग लोगों को अलग नीड होती है। किस तरह का उनको खाना खाना चाहिए, क्या उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह के फूड को उनको ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में कि वो एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें? तो जनरली जितना हमें विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो जनरली हमें बहुत छोटे क्वांटिटीज़ में ही चाहिए होता है। थोड़े विमेन के लिए आयरन एंड एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन के लिए आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपेयर टू अडल्ट मैन। तो उसी के लिए है FSSAI का जो स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा ही सेट किया है कि वो जो लिमिट्स हैं वो इतना कम रखा है कि सबके लिए यूज़ कर सके। क्योंकि चैलेंज क्या हो जाता है कि अगर
अगर आटा मिल रहा है फोर्टिफाइड आटा या फोर्टिफाइड राइस, तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो आटा है ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये वाला जो आटा है सिर्फ वहाँ पे पुरुष लोगों के लिए है या फिर ये बच्चों के लिए है। तो इसीलिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं इसके बारे में, तो इसीलिए वो रूल्स ऐसा सेट किया है कि आपको सिर्फ इतना परसेंटेज यहाँ से मिलेगा फोर्टिफाइड स्टेपल से, तो इससे आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा एंड कोई इफेक्ट्स, खराब इफेक्ट्स कुछ होंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एक रेंज में ही रहता है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का, एंड वो स्टैंडर्ड्स ऐसे रखें कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखें ताकि किसी को कुछ हानि ना पहुंचे। जी, बीइंग अ वुमेन, मैं महिलाओं की बात अगर करूं, जो एक गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, या जिसकी नई नई डिलीवरी हुई है, जो न्यू मदर बनी है, उनके शरीर के लिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, या और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको ज़रूरत होती है उस वक्त में जब वो डिलीवरी कर चुकी होती है या वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए, खासकर गांव की महिलाएं, क्योंकि वो उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना उनको देना चाहिए, तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का खाना वो खाएं, चाहे घर का खाना हो, चाहे वो मेडिसिन हो, या किस तरह के फूड को वो प्रिफर करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो NFHS 5 है, वो कहता है कि जो एनीमिया लेवल्स इन गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन में 50% से ज़्यादा है, और वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे, क्योंकि जब डिलीवरी होती है बच्चे का भी आयरन लेवल्स कम हो जाता है। तो इसके करने के लिए 2 साधन हैं। पहला जो है, फोर्टिफाइड आटा अगर पहले से ही खाते रहें, फोर्टिफाइड राइस पहले से ही खाते रहेंगे, तो जो आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ आयरन है वो बढ़ जाएगा कई महीनों में, या कई मिनिमम एटलीस्ट 1 साल में तो बढ़ ही जाएगा टू मिनिमम लेवल। ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है वो IFA, जो आयरन एंड फोलिक एसिड के जो टैबलेट्स होते हैं, जो मिलता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको तब ज़्यादा ज़रूरत होती है आयरन की। उनका जो वो फोर्टिफिकेशन से नहीं होता है, बट फोर्टिफिकेशन प्लस आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स आपको एक्चुअली उस आयरन लेवल्स पे पहुंचाएगा जो आपको ज़रूरत है उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है जागरूकता भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि हम खाना ऐसा खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो एक अपील आपसे यहाँ लेना चाहेंगे, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, क्या हमें ऐसे फूड को अपने खाने में इन्वॉल्व करना चाहिए कि हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें? एक अपील। मेरा यही अपील है कि प्लीज़ अब जब खाते हैं तो अभी कोई भी शॉप में जाते हैं, प्लीज़ उसका पैकेजिंग देखिए, और पैकेजिंग में अगर आपको दिखता है कि कोई +F है, वो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि वो बहुत कम, कॉस्ट बहुत कम है, बट उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको विटामिन A, विटामिन D नेचुरली मिलने के लिए बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। मिल्क और ऑयल अगर वो फोर्टिफाइड है उसी के साथ तो आप ले सकते हैं। अगर सॉल्ट है, आयोडाइज सॉल्ट है, तो इट इज़ बेटर बिकॉज आपको आयोडीन मिलेगा। अगर व्हीट फ्लावर, चक्की आटा या फिर चावल जो फोर्टिफाइड है, तो आपको आयरन मिलेगा, विटामिन B12 और विटामिन B9 सब मिलेगा। तो मेरा यही अपील है कि जब भी आप पैकेजिंग थोड़ा देखिए, और पैकेजिंग में क्या लिखा है, सबसे आसान चीज़ है +F देख लीजिए, अगर दिख गया तो फिर फोर्टिफाइड है, अगर फोर्टिफाइड है तो आपके लिए हेल्दियर है, एंड थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट जितना भी होगा वो आपके लिए बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे उससे। जी, मुझे ऐसा लगता है हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ नहीं होता, तो हमें खाना ऐसा ही खाना चाहिए जो हमें स्वस्थ रखे। क्या फोर्टिफिकेशन के लिए सरकार के द्वारा कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ लॉज बने हुए हैं, या कंपनियां जो अनफोर्टिफाइड खाना पैकेजिंग फूड देती हैं उनके अगेंस्ट में क्या कुछ लॉज बने हुए हैं, ये हम जानना चाहेंगे। तो FSSAI ने गाइडलाइंस डाली हैं इसके लिए। 2018 गेसेटेड नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें हर एक जो भी फोर्टिफाइड होता है स्टेपल फूड, उसमें क्या डालना चाहिए, कितने मात्रा में डालना चाहिए, और उसको किसे टेस्ट करना है, टेस्ट करके पता करना है कि उनको बताया गया है कि हर 6 महीने में आपको टेस्ट करना है कि क्या वो लिमिट्स में आते हैं कि नहीं। और फिर उन्होंने ये भी मैंडेट किया है कि आपको वो लोगो डालना पड़ेगा, नीचे एक डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव नोटिफिकेशन जारी किया है FSSAI ने, और इससे
हम इससे हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि जो भी फोर्टिफाइड आटा या फिर कोई भी फोर्टिफाइड फूड हमारे पास आ रहा है वो जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आ रहा है, और ये रेगुलेशन सेट करने के लिए उन्होंने पहले ही टेस्ट किया है और पता किया है कि कितना होना चाहिए जो एक आम इंसान की ज़रूरतों पे है। जी अश्विन, यहाँ एक बात मेरे दिमाग में बार बार में आ रही है, क्योंकि आजकल चलन चल रहा है फ्रोज़न खाने का। फ्रोज़न फूड को हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको डीप फ्राई करते हैं या हम माइक्रोवेव करते हैं और उसको खा लेते हैं। कितना हमारे स्वास्थ्य पे इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खाना अगर हम ताज़ा खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन चलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो फ्रोजन फूड तो फोर्टिफिकेशन में नहीं आता है, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि बेसिकली खाना ख़राब कब होता है। इस बेसिकली जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो है उसको राइप बनाते हैं, फिर उसको उसी को ही वो स्पॉइल कर देते हैं बाद में। तो फ्रोज़न कई मात्राओं में एक्चुअली अच्छा ही होता है, क्योंकि वो जो है उसके ब्रेकडाउन जो सेल होता है वो उसको रोक देता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ करने नहीं देता है। तो एक तो मिथ है कि फ्रोज़न फूड ताज़ा नहीं होता है, क्योंकि जब फ्रीज भी करते हैं तो वो उस टाइम पे करते हैं जब वो परफेक्ट पका हो, ताकि जब आप यूज़ करेंगे तो वो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वही मिल रहा है। अगर हमने ताज़ा लिया और 2 दिन बाद खाया तो वो और हानिकारक हमारे लिए हो सकता है। बिल्कुल, आपने बताया फूड फोर्टिफिकेशन या फोर्टिफाइड फूड हमारे लिए अच्छा होता है, ये हम सभी को पता है, लेकिन बीइंग अ फोर्टिफाइड एक्सपर्ट हम ये जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए पूरे दिन की क्या दिनचर्या होनी चाहिए? सुबह उठने से लेकर रात तक क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए कि हम स्वस्थ रह सकें, स्वस्थ जीवन जी सकें? मेरा तो यही अपील है कि एक तो बैलेंस डाइट की ज़रूरत है जी। तो उसके लिए आपको कोई एक वन साइज फिट्स ऑल करके कोई एग्जांपल मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको एक तो ऑप्शन बोलते हैं कि डिफरेंट कलर्स अगर आपके प्लेट में रहेंगे तो इट इज़ हेल्दियर फॉर यू। तो डिफरेंट कलर्स देख लीजिए, एंड ऑब्वियसली बात है, सब जानते हैं कि जंक फूड कम खाइए, बट वो उससे ज़्यादा यही है कि हम कैसे अपने एग्जिस्टिंग हैबिट्स में ही वी कैन फॉलो द सेम डाइट बट हैव मोर हेल्दियर लाइफस्टाइल। तो उसके लिए जो भी फोर्टिफाइड है उससे थोड़ा सा और आसान बन जाता है जी, क्योंकि बिहेवियर चेंज नहीं होता जी। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, क्या मौसम के हिसाब से भी हमें खाना खाना चाहिए? सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, बारिश में अलग, जो हम पचा भी अच्छे से सके, खाने में स्वादिष्ट भी हो और हमारे लिए हेल्दी भी हो? इसका मुझे एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट चीज़ें कहती हैं, लेकिन आई थिंक लोकल फूड जो होता है वो जो सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी के हिसाब से ही अगर हम खाएंगे तो जो भी सीजनल फूड्स हैं दैट इज़ बेटर, बिकॉज वो उस टाइम पे आए हैं और इतने बरसों से आ रहे हैं। जी अश्विन जी, आज आप इस मंच पर आए, बहुत सी जानकारी हमें दी, हमें बताया कि फोर्टिफाइड फूड कितना ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, खाने में पोषक तत्वों की महत्ता को आपने बताया इस मंच पर आने के लिए, और हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, और इस संकल्प के साथ कि पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में हम सब मिलकर साथ चलेंगे, क्योंकि जब हम साथ चलेंगे तभी पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।